उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026। इस समय यह चुनाव सुर्खियों में है। इसलिए नहीं कि इसके परिणाम क्या होंगे, इसका प्रोसेस, इसलिए कि यह होगा भी या इसे टाला जाएगा सरकार द्वारा। टालने के पीछे मंशा क्या है और टालने की मुख्य वजह क्या है? क्या सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती? क्या सरकार के पास संसाधन नहीं है? या फिर सरकार पंचायत चुनाव से विधानसभा चुनाव तक बचना चाहती है? इसका मूल कारण क्या है? आखिर चुनाव में देरी क्यों हो रही है? चुनाव में देरी का आभास उस समय से ही होना चालू हो गया था जब वोटर लिस्ट का काम चालू हुआ था। उस समय पर वोटर लिस्ट के काम को अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा लंबा खींचा गया, क्योंकि वोटर लिस्ट का काम हम लोग जानते हैं पिछले चुनाव में भी, इसके पहले के चुनाव में भी अमूमन 1 महीने 1.5 महीने में चुनाव ये कार्यक्रम हो जाता है। लेकिन अभी देखिए ये नवंबर दिसंबर से ही वोटर लिस्ट जो ग्रामीण मतदाता सूची के परिसीमन का काम और पुनरीक्षण का कार्य चालू हुआ। चालू होने के बाद एक बार अनंतिम सूची जारी कर दी गई, उसे फिर अचानक एक बार 28 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो इससे तो तय हो गया कि 28 मार्च तक, अब उसके बाद कुछ भी नहीं होना है। अभी सही तो यह है कि 28 मार्च के पहले तक जो चुनाव की सारी औपचारिकताएं होनी चाहिए थी उसमें से कुछ भी नहीं पूरी हुई हैं। अब क्षेत्र पंचायत सदस्यों के क्षेत्रों का निर्धारण, जिला पंचायत क्षेत्रों का निर्धारण, चूंकि जब बहुत सारी नगर पंचायतें बनी तो उसके बाद अचानक से विकास खंड में गांव की संख्या कम हुई और कम होने के बाद फिर क्षेत्र पंचायत की सीटें भी कम हुई होंगी, जिला पंचायत की सीटें भी उस अनुपात में कम होंगी, तो गांव भी कम होंगे। तो अभी उसका निर्धारण, उसके बाद मतदाता पुनरीक्षण के बाद फिर आरक्षण को लेकर के नोटिफिकेशन जारी करना, उसकी गाइडलाइन जारी करना। अभी सरकार इन सब चीजों को यही नहीं तय कर पा रही है कि आरक्षण का स्वरूप क्या होगा। पिछली रोटेशन प्रणाली ही अपनाई जाएगी। अभी इसके बाद अभी एक नया बम फूटा कुछ दिन पहले कि अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना। एक कवि महोदय उच्च न्यायालय चले गए और वहां से एक आदेश पारित हो गया और सरकार ने सरसरी तौर पर अपना पक्ष भी नहीं रखा, बल्कि सीधे तौर पर यह मान लिया कि हाँ, हम पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद ही चुनाव कराएंगे। तो आप गठन कर भी नहीं रहे हो, चुनाव करा भी नहीं रहे हो, आप मान भी लिए, इसका जाहिर सी बात है कि आप चुनाव को टालना चाहते हो। अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की। जहां तक हमने अध्ययन किया है, पढ़ा है, देखता रहता हूं कि ये जो पंचायत चुनाव में आरक्षण ओबीसी का है, कि पहली बात तो इसके औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि ये लागू क्यों किया गया। न तो कहीं मंडल कमीशन में इसकी सिफारिश थी पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की, न इसके पहले जो कमेटी बनी उसमें से कहीं कोई सिफारिश थी। फिर ये ओबीसी आरक्षण, उसमें अनुच्छेद 243 का जिस उपयोग की बात कर रहे हैं उसमें केंद्र ने राज्यों को उनको विवेकाधीन, मतलब उनका आधार कर दिया था। अपने विवेक के आधार पर वो चाहे तो अपने स्तर से ओबीसी आरक्षण लागू कर सकती हैं। यानी केंद्र सरकार ने सीधा अपना बचाव किया और गेंद राज्य सरकार के पाले में भेज दी। राज्य सरकार अपने गुणागणित के हिसाब से वो आरक्षण उसने ओबीसी का तय कर दिया। चलो 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। जब 27% दिया ही जा रहा है तो फिर काहे का पिछड़ा वर्ग आयोग? 27% तो आप देखिए, मेरे यहाँ जनपद प्रतापगढ़ में तो मैंने देखा पिछली बार में 27% से ज्यादा आरक्षण दिया गया। जहां पर एससी आरक्षण और एससी एसटी मिलाकर के 22% होना चाहिए, वहां पर जहां पर एसटी बिरादरी नहीं है वहां काहे एसटी का आरक्षण? फिर भी आप एसटी का आरक्षण को भी 80 में आप दे रहे हो। ओबीसी का 27 होना है तो 27 आप कर भी रहे हो, दे भी तो रहे हो। फिर ये आयोग के गठन के बहाने ओबीसी आरक्षण को बढ़वाने की कवायद तो नहीं है। मित्रों, इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से ये सब चलता रहा, इसमें किसी को कुछ मिलना मिलाना नहीं है। जो योग्य व्यक्ति होता है वो चुनाव जीत करके आता है।
हाँ, जाति बाहुल क्षेत्रों में कुछ लोग अपने जात के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी भी योग्यता की कदर है। अगर योग्य व्यक्ति है तो उसे गांव के लोग पसंद करते हैं और जात बिरादरी से उठ करके ऊपर वोट देते हैं, बशर्ते उस तरीके का माहौल उस गांव में बनाने वाला होना चाहिए, या लोगों को बीच में वो चीजें लाने वाली होनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, फला व्यक्ति योग्य है, काम के आधार पर वोट दिया जाए, इसकी योग्यता के आधार पर, इसके अंदर लीडरशिप है, ये गांव का नेतृत्व कर सकता है, गांव के अच्छे और काम में या बुरे समय में आदमी खड़ा हो सकता है, प्रभावशाली व्यक्ति है, वहां पर हाँ ठीक है, समझ में आता है। लेकिन किसी को प्रतिनिधित्व देने के बदले जबरदस्ती किसी को बैठा दो तो पता चला वो 5 साल उस गांव का जो है वो खत्म हो जाता है। और जो योग्य है वो किसी जात बिरादरी का मोहताज नहीं है, वो अपने व्यवहार पर चुनाव जीत कर गएगा। और जो योग्य नहीं है आप जबरदस्ती उसे, नहीं फला बिरादरी का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा, फला बिरादरी में योग्य पैदा तो करो, प्रतिनिधित्व क्यों नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे सामान्य सीटों में मतलब जो है ओबीसी भाई चुनाव जीत करके आते हैं, बहुत सारी सामान्य सीटों में हमारे एससी भाई चुनाव जीत करके आते हैं, अपनी योग्यता के दम पर ही तो चुनाव जीतते हैं। हाँ, कुछ अपनी जात की बहुलता के आधार पर चुनाव की, उनकी जात का वोट ज्यादा होता है तो वहां पर सीट सामान्य करो चाहे जो करो जीत जाते हैं, लेकिन योग्यता भी प्रमुख कारण होती है। अब इसके आधार पर आप समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के, अगर आपको गठन करना ही था तो आप जब समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल खत्म हुआ तो आप उसका गठन कर देते। नहीं, आपके दिमाग में था कि हम इसके बहाने चुनाव को खसकाएंगे, चुनाव जब खिसक जाएगा तो आगे कोई उच्च न्यायालय जाएगा, फिर हमें आदेश मिलेगा, फिर हम पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करने के नाम पर समय को आगे बढ़ाएंगे, फिर मतदाता सूची के नाम पर बढ़ाएंगे, फिर आरक्षण के नाम पर बढ़ाएंगे, तब तक विधानसभा चुनाव पूरा पास करा लेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जहां तक मैंने समझा है कि बहुत सिंपल सी जमीनी बात बता रहा हूँ, गांव के लेवल की बात बता रहा हूँ। जैसे किसी पार्टी का कोई विधायक होता है, उसके कार्यकर्ता होते हैं, हर गांव में होते हैं। अब जब ये प्रधान पद का चुनाव या बीडीसी का चुनाव या जिला पंचायत का चुनाव या गांव के लोगों का चुनाव है, तो मान लीजिए विधायक के 4 कार्यकर्ता किसी गांव में हैं, उसमें से 3 जो है प्रधानी पद का चुनाव लड़ गए। अब वो सोचते हैं कि मैं तो विधायक जी का कार्यकर्ता हूं, मैंने विधायक जी के चुनाव में विधायक जी का तन मन से साथ दिया था, हर तरीके से विधायक के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद लेकर चल रहा हूं, झंडा उनका ढो रहा हूं, तो विधायक जी हमारा साथ देंगे। लेकिन ऐसा तीनों सोच रहे हैं, तो विधायक जी फंसे धर्म संकट में, तीनों कार्यकर्ता अपने हैं और किसका साथ दिया जाए। ये गुटबाजी जो आ जाती है, अब चूंकि चुनाव एकदम विधानसभा का नजदीक है, ये आने वाले चुनाव में नुकसानदेह साबित होती है। कई बार जिला पंचायत पद को लेकर के, कई बार प्रधान पद को लेकर के, कई बार प्रमुख पद को लेकर के, ये तमाम गुटबाजी कार्यकर्ताओं की आपस में हो जाती है। और इसका खामियाजा कहां पर, जनता अपनी भड़ास कहां कार्यकर्ता निकालेगा। कार्यकर्ता के पास कुछ होता नहीं, वो अपनी भड़ास सीधे उस विधानसभा या लोकसभा चुनाव जो भी सामने पड़ता है उसमें अपनी भड़ास की, आपने मुझको हराया था, चलिए मैं भी आपका साथ नहीं दूंगा। तो खामियाजा इसको, सरकार इस चीज से बचना चाहती है, चुनाव को टाल करके सरकार, ऐसा लगता है, इस चीज से बचना चाहती है। बाकी चुनाव टालने की कोई वजह नहीं है और कोई उचित कारण भी नहीं है। और ये आरक्षण के नाम पर, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आरक्षण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विकास को बाधित करना है। अरे भैया, जब मंडल कमीशन की सिफारिश में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं थी राजनीति में, पंचायती राज में, जब संविधान संशोधन में भी व्यवस्था नहीं थी राज्यों के आधार पर, तो काहे का समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, काहे का चुनाव में देरी, आप समय से चुनाव कराते। लेकिन इस देश में भाषण में एकता है, जमीन में फूट डालो राज करो, बांटो राज करो। जब तक इस तरीके से, इस चीज से सरकारें बाहर नहीं आएंगी, राजनीतिक पार्टियां बाहर नहीं आएंगी, तब तक किस आप जो है मतलब विकसित भारत की कल्पना कर सकते हो। किस तरीके से आप मतलब जो है एक सबका साथ सबका विकास और ये सब सारी चीजें, सारे नारे कैसे आप लागू कर पाओगे, सवाल नहीं पैदा होता। जनता तो एक साथ रहना ही चाहती है। अभी भी गांव में देखिए कौन किससे नहीं बोलता है, कौन किससे किससे बोलचाल सबसे है। लेकिन जब सरकारें को ये सिगुफा छोड़ देती हैं कि फला चीज का आरक्षण इतना होगा, फला इतना, उस पर जनता भोली भाली, जनता उस पर लड़ पड़ती है, मिलता कुछ नहीं।
मैं जानता हूँ मेरे यहाँ एससी भाई भी हैं, ओबीसी भाई भी हैं। आरक्षण से ज़्यादा अच्छी खासी संख्या, कम से कम मैं समझता हूँ कि मेरे गांव की 5000 की आबादी में लगभग 1500 आबादी एससी भाइयों की है, लगभग 3000 आबादी ओबीसी भाइयों की है। लेकिन सरकारी नौकरी आरक्षण के दम पर 10 से 15 लोग, 20 लोग, 10 लोग, 5 लोग बस वही लाभान्वित हुए हैं। वो भी अपनी योग्यता के दम पर। आरक्षण का लाभ तो बहुत कमों को मिला होगा। योग्य अगर होते हैं तो उसका लाभ उनको मिलता है, अगर योग्यता नहीं है तो। दूसरी चीज, आरक्षण वही पा रहा है जो उसके पहले उसके पिताजी पा चुके हैं तो उनका बेटा पा गया। जो आम व्यक्ति है, जो ऊपर उठना चाहता है, जो हमारा एससी भाई है, जो हमारा ओबीसी भाई है, आज भी तो मजदूरी ही कर रहा है ना। उसमें से बहुत अधिक लोग मजदूरी कर रहे हैं। आपने उनके लिए क्या किया? आप प्राइमरी अध्यापकों से कायदे से पढ़ाई तो करवा नहीं पाते हो। मजबूरी में अगर उनको बच्चों को, जहां पर आप व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में पहला कदम ही जहां पर आप हार जाते हो, वही कदम ठोस नहीं आपका है। जहां से बच्चा शैक्षिक होकर के उस वातावरण से बाहर निकलेगा, जब वहीं उसे पूरी कीमत चुकानी पड़ जाती है, आप काहे का योग्य बनाओगे? प्राइमरी स्कूल में आपकी पढ़ाई नहीं होती, नेतागिरी होती है। आपके अध्यापक जो है वो दिन भर नेतागिरी में, यूनियनबाजी में व्यस्त रहते हैं। भवन बनाने के नाम पर, स्कूल के ड्रेस सप्लाई के नाम पर, डेस्क बेंच सप्लाई के नाम पर, तमाम सारे नाम पर सब नेतागिरी चल रही है। शिक्षक संघ चल रहा है। वहां पर आप उन गरीब बच्चों को एजुकेशन दिलवा नहीं पाते। मजबूरी में उसे प्राइवेट भेजना पड़ता है। प्राइवेट भेजने का उसके पास खर्चा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। वो मजदूरी से 400 रुपये पैदा कर रहा है, उसमें अपने घर का खर्च चलाएगा कि बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। वहां पर तो आप कोई चीज कर नहीं रहे हो जहां पर आपको करना चाहिए। बंद करो जातियों में बांटना, बंद करो ये सब तमाम सारी चीजें करना। और फिर एक बात कह रहा हूं कि ये सारे झुंझुने केवल झुंझुना कुछ नहीं है, और चुनाव को टालने की हर कोशिश सरकार के लिए एक आत्मघाती कदम साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि चुनाव टला तो ये ग्रामीण जनता के साथ, गांव की आबादी के साथ, गांव में होने वाले विकास के साथ बहुत बड़ा छलावा होगा, बहुत बड़ा मजाक होगा और बहुत बड़ा कलंक होगा भारतीय लोकतंत्र के लिए।